हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रणय और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल क्वांटम क्लासेस में। आज के इस वीडियो के ज़रिए हम शुरुआत करने जा रहे हैं एक ब्रांड न्यू सीरीज़ की, जिसमें हम एक्सप्लोर करेंगे ब्लैक होल्स को पूरे डिटेल में, विच आर arguably one of the most strangest things in the universe out there and also one of the most debated over topics as well as one of the most misunderstood concepts among the scientific community। वैसे आपको YouTube पर इस टॉपिक से रिलेटेड हज़ारों वीडियोस मिल जाएंगे, जिसमें आप ब्लैक होल से रिलेटेड कुछ चीज़ों को ज़रूर जानते होंगे, जैसे नथिंग कैन इस्केप अ ब्लैक होल वंस इट एंटर्स इट। इसके अलावा ब्लैक होल्स की ग्रेविटी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि नॉट इवन लाइट कैन इस्केप इट। एंड मोस्ट स्ट्रेंज कि एक ब्लैक होल के अंदर आखिर होता क्या है। हालांकि कई सारे ऐसे वीडियोस देखने के बाद भी आपके अंदर ब्लैक होल्स को लेकर काफ़ी कंफ्यूजन होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो इस सीरीज़ में हम ब्लैक होल्स को बिल्कुल इंट्यूटिवली एंड उसके मैथमेटिक्स के साथ एक्सप्लोर करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि चिंता ना करें, मैथमेटिक्स में हम बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे। यदि आप 9th और 10th के बेसिक फिजिक्स और मैथ्स को भी समझते हैं तो भी आपको उनकी मदद से ब्लैक होल्स को समझने में काफ़ी आसानी होगी। उसके जो सिंपल मैथमेटिक्स या मैथमेटिकल रूल्स हैं उसके ज़रिए हम समझेंगे, साथ में उसे हम इंट्यूटिवली भी समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इस सीरीज़ में हम क्या क्या चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो सीरीज़ में हम सबसे पहले ब्लैक होल के बेसिक इंट्रोडक्शन को जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे ब्लैक होल के डिफिनीशन को। दो तरीके से ब्लैक होल्स को डिफाइन किया जाता है। इसके अलावा हम ब्लैक होल्स की एटिमोलॉजी को समझेंगे कि ये नाम आखिर कहाँ से आया, इसका ओरिजिन क्या है। इसके अलावा हम ब्लैक होल्स की प्रॉपर्टीज़ को जानेंगे। 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मास, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड एंगुलर मोमेंटम, उन्हें हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम क्लासिफिकेशन देखेंगे कि ब्लैक होल्स को किस आधार पे, उनके साइज़ और उनके मासेस के आधार पर, उनके बेसिस पर क्लासिफाई किया जाता है। फिर हम देखेंगे स्ट्रक्चर, जिसमें हम ब्लैक होल्स की जो इंटरनल और एक्सटर्नल ज्योमेट्री होती है उसके बारे में जानेंगे। आपने सिंगुलैरिटी का नाम सुना होगा, तो वो ब्लैक होल के अंदर का पार्ट जो है उसके अंतर्गत आता है, दैट इज़ इंटरनल ज्योमेट्री। इसके अलावा आपने एक्रीशन डिस्क का नाम सुना होगा। इसके अलावा आपने इवेंट होराइजन का नाम सुना होगा। ये 2 चीज़ें जो है उसके एक्सटर्नल ज्योमेट्री के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद हम जानेंगे फॉर्मेशन एंड इवोल्यूशन, दैट इज़ ब्लैक होल्स जो हैं उनका फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है, क्या क्या अलग अलग ऐसे मैकेनिज्म्स हैं जिनके ज़रिए ब्लैक होल्स फॉर्म होते हैं। इसके अलावा इवोल्यूशन हम देखेंगे, मीन्स ब्लैक होल्स एक बार फॉर्म होने के बाद थ्रू आउट द लाइफ टाइम उनके साथ क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे ब्लैक होल्स आपस में मर्ज होते हैं, या फिर एक बहुत फेमस चीज़ आपने सुनी होगी हॉकिंग रेडिएशन जो है वो क्या होता है। ये सारी चीज़ें इवोल्यूशन के अंतर्गत आएंगी। इसके बाद हम ब्लैक होल्स की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि कहाँ कहाँ से जो है इसकी रिसर्च, इसके एविडेंस मिलना शुरू हुए, और उसके बाद किस प्रकार से जो है थ्रू आउट द रिकॉर्डेड हिस्ट्री जिस दौरान इन पे रिसर्च हुआ है वो सारी चीज़ें क्या हुई हैं, कैसे हुई हैं, वो सारी चीज़ें जो है हम जानेंगे इसकी हिस्ट्री के अंतर्गत। उसके बाद हम देखेंगे ऑब्जर्वेशनल एविडेंस, मीन्स ब्लैक होल्स जो हैं उनको कैसे हम ऑब्जर्व करते हैं और उसका प्रूफ क्या है हमारे पास कि ब्लैक होल्स आखिर एग्जिस्ट करते हैं। तो चूंकि हम जानते हैं कि ब्लैक होल्स को डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो लाइट को भी जो है स्केप नहीं होने देते हैं अपने बाहर। तो किसी चीज़ से जब लाइट आएगी तभी हम उसे डायरेक्टली ऑब्जर्व कर पाएंगे। इसीलिए कई सारे इनडायरेक्ट मेथड्स होते हैं ब्लैक होल्स को ऑब्जर्व करने के लिए, तो वो इसके अंतर्गत हम देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे एरियाज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, मीन्स कई सारे ऐसे ब्लैक होल से रिलेटेड चीज़ें हैं जो आज भी अनसॉल्व्ड हैं और उस पर इन्वेस्टिगेशन जो है वो आज भी जारी है। जैसे क्या ब्लैक होल्स रियली एग्जिस्ट करते हैं और उनके जो अल्टरनेटिव कैंडिडेट्स हैं, जैसे ब्लैक स्टार या डार्क स्टार, इस तरह की चीज़ें, या फिर इवन क्वार्क स्टार्स, ये सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर हम देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे अंत में फिक्शंस, जैसे आप एक बहुत फेमस साई-फाई मूवी, वन ऑफ द बेस्ट साई-फाई मूवीज़ जो कि अभी तक बनी है, इंटरस्टेलर, उसके बारे में आप जानते होंगे। और उसमें भी एक ब्लैक होल को बहुत ही फिजिकली और मैथमेटिकली एक्यूरेट तरीके से दिखाया गया था। तो वो फिक्शन या फिर बहुत सारे नॉवेल्स या फिर राइटिंग्स हुई हैं आज तक ब्लैक होल से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें जो हैं हम इसके अंतर्गत देखेंगे। सो इतनी सारी चीज़ें जो हैं हम इस पूरी सीरीज़ में कवर करेंगे। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डेफिनीशन, एटोमोलॉजी, उसका बेसिक इंट्रोडक्शन और प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे, इतनी चीज़ें। और ये वीडियो सीरीज़ जो है ये 4-5 वीडियोज़ इसमें होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के अब शुरू करते हैं और सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट को हम देखते हैं। सो ब्लैक होल्स
ऐसे एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट होते हैं, और इतनी ज़्यादा कॉम्पैक्ट होने की वजह से इनकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है कि नॉट इवन लाइट कैन एस्केप फ्रॉम इट। ये तो एक बेसिक सी चीज़ जो है आपको मालूम होगी ही। आइंस्टाइन की जो जनरल रिलेटिविटी है उसी के जरिए इसे प्रिडिक्ट किया गया था। हालांकि आयरनी की बात यह है कि आइंस्टाइन ने खुद अपने जनरल रिलेटिविटी में कभी भी इसे जो है सही नहीं माना था। इनफैक्ट उनके द्वारा खुद अपने इस जनरल रिलेटिविटी की थ्योरी के द्वारा ब्लैक होल्स के एग्जिस्टेंस को जो है गलत साबित करने का अटेम्प्ट किया गया था एल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा, जो कि हम इसकी हिस्ट्री में आगे पूरे डिटेल में देखेंगे कि कैसे वो चीज़ हुई। सो जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि आइंस्टाइन की इस जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में ग्रेविटेशन को एक स्पेस टाइम के कर्वेचर के रूप में डिटरमाइन किया गया है, उसे ऐसा दिखाया गया है, ना कि ग्रेविटेशन कोई फोर्स है। ऐसा बताया गया है कि अगर कोई सफिशिएंटली कॉम्पैक्ट ऐसा मास हो जो कि स्पेस टाइम को इतना ज़्यादा कर्व कर दे कि वो एक ऐसा हाइपोथेटिकल ऑब्जेक्ट बन जाए जो कि ब्लैक होल होगा। जनरल रिलेटिविटी ऑल्सो प्रेडिक्ट्स दैट एवरी ब्लैक होल शुड हैव अ सेंट्रल सिंगुलैरिटी। जनरल रिलेटिविटी ये प्रेडिक्शन भी करती है कि ब्लैक होल के अंदर एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे स्पेस टाइम का कर्वेचर इनफाइनाइट हो जाएगा और उस पॉइंट को ही सिंगुलैरिटी कहा जाता है। इसके अलावा क्वांटम फील्ड थ्योरी इन कर्व्ड स्पेस टाइम ये प्रिडिक्ट करती है हॉकिंग रेडिएशन को, जिसके जरिए ब्लैक होल्स उनका साइज जो है वो धीरे धीरे घटता है काफी स्लोली, और ये हॉकिंग रेडिएशन जो है ये ब्लैक होल के इवेंट होराइजन से इस्केप होता है या उससे इमिट होता है। दिस काउजेज द ब्लैक होल टू लूज मास वेरी स्लोली। अब हम जानते हैं कि ब्लैक होल्स को खुद डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता है, लेकिन उन्हें इनडायरेक्टली ऑब्जर्व किया जा सकता है बाई देयर इंटरेक्शन विथ मैटर। जब ब्लैक होल्स मैटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो कि विजिबल लाइट के रूप में दिखती है उसके एक्रीशन डिस्क के रूप में, उसके जरिए जो है ब्लैक होल्स को इनडायरेक्टली ऑब्जर्व किया जा सकता है। मैटर फॉलिंग टुवर्ड्स अ ब्लैक होल कैन फॉर्म एन एक्रीशन डिस्क। एक एक्रीशन डिस्क होता है जिसे आगे हम ज्योमेट्री में डिटेल में डिस्कस करेंगे, एक्सटर्नल ज्योमेट्री में। तो ये एक्रीशन डिस्क जो है ये मैटर जब फॉल करता है तो वो काफ़ी हाई वेलोसिटी, ऑलमोस्ट स्पीड ऑफ लाइट की वेलोसिटी से वो ब्लैक होल के चारों तरफ एक रीजन बना लेता है रोटेट करते हुए, और इतना ज़्यादा एनर्जेटिक होता है वो कि बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी के या बहुत ही हाई एनर्जी के रेडिएशंस उससे इमिट होते हैं, जैसे एक्स रेज और इवन कई केसेस में गामा रेज तक। और यही जब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम रूप ले लेता है तो एक क्वेजार बनाता है। क्वेजार आर कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ब्राइटेस्ट थिंग्स इन द यूनिवर्स। ये इतने ज़्यादा ब्राइट होते हैं कि एक एक क्वेजार की जो ब्राइटनेस होती है वो इंटायर गैलेक्सी को भी आउटशाइन कर सकती है। मीन्स एक गैलेक्सी में बिलियंस या इवन ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, उनके टोटल ब्राइटनेस से भी ज़्यादा ब्राइटनेस एक क्वेजार की हो सकती है। और ये क्वेजार दरअसल किसी एक गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद सुपर मैसिव ब्लैक होल्स ही होते हैं जो कि काफ़ी बड़े होते हैं साइज में, और जब वो मैटर को एक्यूमुलेट करते हैं अपने चारों तरफ और एक्रीशन डिस्क फॉर्म करते हैं तो उनके दोनों तरफ से जेट्स के रूप में लाइट इस्केप करती है, और यही क्वेजार का फॉर्मेशन करते हैं जिसे हम आगे देखेंगे। इसके अलावा इनडायरेक्टली जो ब्लैक होल्स हैं उन्हें ग्रेविटेशनल वेव्स के जरिए जो है डिटेक्ट किया जा सकता है, और ये ग्रेविटेशनल वेव्स दरअसल दो ब्लैक होल्स जब मर्ज करते हैं तो उनके मर्जिंग की वजह से पैदा होते हैं और तब उन्हें डिटेक्ट किया जाता है। जैसे लाइगो ऑब्जर्वेटरी है, आपको पता होगा 2015 में पहली बार उसी ऑब्जर्वेटरी के द्वारा ग्रेविटेशनल वेव्स की डिस्कवरी की गई थी, जो कि एक इनडायरेक्ट एविडेंस था ब्लैक होल्स का। हालांकि 2019 में इवेंट होराइजन जो टेलीस्कोप था उसके द्वारा सबसे पहली बार एक ब्लैक होल का इमेज लिया गया था। इसे भी हम आगे देखेंगे डिटेल में। वाइल ब्लैक होल्स आर कंसेप्चुअली इनविजिबल सिंक्स ऑफ ऑल मैटर एंड लाइट। ये इनविजिबल सिंक्स होते हैं जिनमें लाइट या बाकी सारे मैटर जो है जब एक बार अंदर जाते हैं तो फिर वो बाहर वापस कभी नहीं आ सकते हैं। हालांकि फिर भी इनकी इनॉर्मस ग्रेविटी की वजह से ये आसपास के सराउंडिंग का जो स्पेस टाइम का कर्वेचर होता है उसको ये कर्व करते हैं या बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल तरीके से चेंज करते हैं। साथ में जो आसपास के ऑब्जेक्ट्स उसके होते हैं उन आसपास के ऑब्जेक्ट्स के मोशन को भी ये ऑल्टर करता है। मीन्स उनका जो एक रेगुलर ऑर्बिट जैसी होनी चाहिए वो ऑर्बिट वैसा ना होके उनके ऑर्बिट्स जो है हाईली एलिप्टिकल हो सकते हैं,
और उनकी स्पीड जो है वो काफ़ी ज़्यादा वेरी कर सकती है जब वो किसी ब्लैक होल को अप्रोच करते हैं, और जब वो बहुत दूर होते हैं तो उनकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा स्लो डाउन हो जाती है। तो इस तरीके से जब एक ब्लैक होल उन सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स के मोशन को ऑल्टर करता है तो उसके ज़रिए भी एक एविडेंस हमें मिलता है कि वहाँ पे ब्लैक होल हो सकता है। और जब कोई भी ब्लैक होल अपने तरफ मैटर को सक करता है तो वो नियर लाइट स्पीड यानी लगभग लाइट की स्पीड से उसके चारों तरफ एक्रीशन डिस्क के रूप में घूमता है या फिर उसको अप्रोच करता है, मेकिंग द एरिया अराउंड द ब्लैक होल वन ऑफ द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स। एक तरह से आप आयरनी कहिए या फिर एक पैराडॉक्स कहिए कि वो खुद एक ऐसी चीज है जो कि इनविजिबल है लेकिन मैटर को इतनी ज्यादा एनर्जेटिक बना देती है कि वो वन ऑफ द ब्राइटेस्ट थिंग्स इन द यूनिवर्स हो जाता है। अब आइए हम ब्लैक होल्स के डिफिनीशन को जानते हैं, उसे समझते हैं। सो ब्लैक होल्स को दो तरीके से डिफाइन किया जाता है। पहला तरीका जो डिफाइन करने का है वो है उसे एक ऑब्जेक्ट की तरह मानकर, और दूसरा है कर्वेचर इन स्पेस टाइम के आधार पर। सो क्या है ये दोनों डेफिनेशंस, आइए वो जानते हैं। ब्लैक होल इज जनरली डिफाइंड एज अ रीजन ऑफ स्पेस टाइम फ्रॉम विच नो इंफॉर्मेशन कैरिंग सिग्नल्स और ऑब्जेक्ट्स कैन एस्केप। सो ये जो डेफिनेशन है ये स्पेस टाइम की प्रॉपर्टी के आधार पर है। मींस ब्लैक होल जो है वो एक रीजन है, एक एरिया है स्पेस टाइम का, जिसके अंदर जब कोई इंफॉर्मेशन जाता है तो वो वापस बाहर नहीं आता है। सो इन दिस सिनेरियो ब्लैक होल्स कैन बी थॉट ऑफ एज अ रीजन इन स्पेस टाइम, नॉट एन ऑब्जेक्ट। अक्सर हम सोचते हैं कि ब्लैक होल्स किसी स्टार के ग्रेविटेशनल कोलैप्स के बाद बनते हैं। अब चूंकि एक स्टार एक ऑब्जेक्ट है, इसकी वजह से जो ब्लैक होल होगा वो भी एक ऑब्जेक्ट होगा, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ब्लैक होल्स असल में एक रीजन कंसीडर किया जाता है उन्हें स्पेस टाइम में, जिससे कोई भी चीज़ बाहर नहीं आ सकती है। दूसरी तरफ कुछ एस्ट्रोफिजिसिस्ट जो हैं वो इसे एक ऑब्जेक्ट की तरह भी मानते हैं। अमंग एस्ट्रोफिजिसिस्ट्स अ ब्लैक होल इज अ कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट विथ अ मास लार्जर देन 4 सोलर मासेस। सो ब्लैक होल्स जो होते हैं वो एक ऐसे कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं जिनका मास कम से कम 4 सोलर मासेस होता है या होना चाहिए। मींस एटलीस्ट हमारे सन से 4 गुना ज़्यादा मैसिव कोई ऑब्जेक्ट है और वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट है कि वो अपने ही ग्रेविटेशन की वजह से कोलैप्स हो चुकी है। ब्लैक होल में ऑल्सो बी डिफाइंड एज अ रिजर्वॉयर ऑफ इंफॉर्मेशन और अ रीजन वेयर स्पेस इज फॉलिंग इनवर्ड्स फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट। सो एक और डेफिनेशन है, अल्टरनेट डेफिनेशन, वो ये है कि ब्लैक होल्स को एक इंफॉर्मेशन का रिजर्वॉयर मींस एक इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने का एक जगह माना जा सकता है, जहां पे इंफॉर्मेशन या फिर जो मैटर है वो केवल अंदर की ओर जाता है, और जब वो अंदर जाता है तो उसके जाने की गति जो है वो फास्टर देन स्पीड ऑफ लाइट होती है। सो ये हो गए डिफिनीशन ब्लैक होल्स के। अब आइए हम चलते हैं इसकी एटिमोलॉजी पे, मींस कैसे ये नाम जो है वो आया, ब्लैक होल का नाम आखिर कैसे पड़ा। सो दिसंबर 1967 में ऐसा कहा जाता है या ऐसा माना जाता है कि जॉन व्हीलर जो थे उनके एक लेक्चर के दौरान किसी स्टूडेंट ने ही एक फ्रेज जो है वो बताया। समवन इन द ऑडियंस रिपोर्टेडली सजेस्टेड द फ्रेज ब्लैक होल। व्हीलर एडॉप्टेड द टर्म फॉर इट्स एडवर्टाइजिंग वैल्यू। तो जॉन व्हीलर जो है उन्हें ये टर्म काफ़ी पसंद आया और इसकी एडवर्टाइजिंग वैल्यू, इसकी एडवर्टाइजिंग पोटेंशियल उन्हें काफ़ी अच्छी लगी कि इस टर्म को अगर यूज़ किया जाएगा तो ये बहुत जल्दी फेमस हो जाएगा। हालांकि आज के समय में कई लोग ऐसा मानते हैं कि जॉन व्हीलर ने खुद ये टर्म दैट इज ब्लैक होल फ्रेज किया था, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। हाउएवर द टर्म वाज यूज्ड बाय अदर्स अराउंड द टाइम। कई और भी दूसरे लोग जो हैं रिपोर्टेडली उनके द्वारा भी जो है ये टर्म को यूज किया गया था, मे बी जॉन व्हीलर से पहले, ऐसा भी कई लोग मानते हैं। द टर्म ब्लैक होल वॉज ऑल्सो यूज्ड बाय फिजिसिस्ट रॉबर्ट एच डिक। रॉबर्ट एच डिक नाम के एक साइंटिस्ट थे, एक फिजिसिस्ट थे, उनके द्वारा भी इस टर्म को यूज किया गया था। हु इन द अर्ली 1960s के अर्ली टाइम्स में, ये जो बात हो रही है, जो जॉन व्हीलर की बात हो रही है, वो 1967 मींस लेट 1960s के दौरान, और उसमें भी दिसंबर के दौरान। लेकिन जो रॉबर्ट एच डिक थे उनके द्वारा अर्ली 1960s मींस 1960 से 1965 के बीच में इनके द्वारा ये टर्म को यूज किया गया था। रिपोर्टेडली कंपेयर्ड द फेनोमेनन टू द ब्लैक होल ऑफ कैलकाटा। तो ब्लैक होल ऑफ कैलकाटा से जो है इस चीज को कंपेयर किया गया था। कैलकाटा का जो ब्लैक होल था वो दरअसल एक प्रिजन था, और उस प्रिजन में ऐसा कहा जाता था कि जो भी इंसान जाता है वो वापस जिंदा कभी बाहर नहीं आता है। तो उसी के जरिए यहाँ से इसका रेफरेंस लेके
से ब्लैक होल ऑफ कैलकाटा का रेफरेंस लेके वहां से ये टर्म जो है आया, ऐसा माना जाता है। चलिए अब आते हैं ब्लैक होल्स की प्रॉपर्टीज पर। जैसा हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था कि ब्लैक होल्स जो हैं उनकी 3 बेसिक प्रॉपर्टी होती है, 3 फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होती है, दैट इज मास, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड थर्ड वन इज एंगुलर मोमेंटम। ये जो कंसेप्ट है ये आता है एक थ्योरम से जिसे नो हेयर थ्योरम कहा जाता है। इट पोस्टुलेट्स दैट वंस इट अचीव्स अ स्टेबल कंडीशन आफ्टर फॉर्मेशन, मींस जब कोई ब्लैक होल एक स्टेबल कंडीशन अचीव कर लेता है फॉर्मेशन होने के बाद, तो उसके बाद उसमें 3 बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होती हैं, दैट इज उसका मास, उसका इलेक्ट्रिक चार्ज और उसका एंगुलर मोमेंटम। यहां से आपको कुछ अब इक्वेशंस देखने को मिलेंगे। काफी सिंपल इक्वेशंस हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, क्योंकि इसमें 9th-10th के जो टर्म्स होते हैं वही यूज किए जाते हैं और उससे आप होपफुली फेमिलियर होंगे ही। The net electric charge Q and the total angular momentum J satisfy the inequality. यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम जो है जिसे J से रिप्रेजेंट किया गया है, कैपिटल J से, और इलेक्ट्रिक चार्ज को Q से, दैट इज कैपिटल Q से रिप्रेजेंट किया गया है। किसी ब्लैक होल के लिए इन दोनों के बीच में एक इनइक्वालिटी का रिलेशन होता है और वो रिलेशन कुछ इस प्रकार का होता है। Q यहाँ पे चार्ज हो गया, इप्सिलॉन नॉट जो है ये होता है परमिटिविटी इन फ्री स्पेस या परमिटिविटी इन वैक्यूम, मींस वैक्यूम में कितने आसानी से, कितनी इजीली इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट किया जा सकता है, सस्टेन किया जा सकता है, वो ये टर्म बताता है। इसके बाद प्लस साइन के बाद आता है c²j², j यहाँ पे हो गया एंगुलर मोमेंटम, c हो गया स्पीड ऑफ लाइट, कैपिटल G जो है ये 9th में आपने पढ़ा होगा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यूज्ड बाय आइजैक न्यूटन इन हिज फेमस यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल थ्योरी। इसके बाद m जो है ये हो गया मास ऑफ द ब्लैक होल। दिस होल टर्म इज लेस देन और इक्वल टू gm², अगेन g इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड कैपिटल M इज द मास ऑफ ब्लैक होल। अब आइए हम बारी बारी से तीनों जो प्रॉपर्टीज हैं उन्हें डिस्कस करते हैं। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है मास। सिंपलेस्ट स्टैटिक ब्लैक होल्स हैव मास, नाइदर इलेक्ट्रिक चार्ज नॉर एंगुलर मोमेंटम। तो जो सबसे सिंपलेस्ट ब्लैक होल्स होते हैं जिनमें ना ही कोई एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम का मतलब बेसिकली उनमें कोई रोटेशन नहीं होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज ये भी नहीं होता है, तो कोई भी ब्लैक होल हो, सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट ब्लैक होल जो होता है उसमें एक एटलीस्ट प्रॉपर्टी जो है वो होती ही होती है, दैट इज उसका मास। हालांकि ये बात भी सही है कि एक्चुअल में जो ब्लैक होल्स एग्जिस्ट करते हैं उन ब्लैक होल्स में ये दोनों प्रॉपर्टीज भी होती हैं, यानी ब्लैक होल्स एक्चुअल में जो एग्जिस्ट करते हैं वो रोटेट करते हैं और कुछ केसेस में उनमें इलेक्ट्रिक चार्ज भी होता है। Total mass of a black hole can be estimated by analyzing the motion of objects near the black hole such as stars or gas. So black hole कोई भी हो, जो मास होती है उसकी, उसे प्रिडिक्ट किया जा सकता है बाई स्टडिंग द सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स जो कि उस ब्लैक होल के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं या उस ब्लैक होल के साथ किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो कोई स्टार हो या फिर गैस क्लाउड हो सकता है। उनके इंटरेक्शन को स्टडी करके बिल्कुल ध्यान से, बारीकी से उनके मोशन को मेजर करके उस पर्टिकुलर ब्लैक होल के मास को प्रिडिक्ट किया जा सकता है। अब आते हैं सेकंड प्रॉपर्टी पे जो कि है स्पिन एंड एंगुलर मोमेंटम। तो जैसे अभी हमने देखा कि कोई भी ब्लैक होल जो होता है, एक्चुअल में जो एग्जिस्ट करते हैं ब्लैक होल्स, जनरली वो अपने एक्सिस पर रोटेट भी कर रहे होते हैं और कई केसेस में काफी फास्ट रोटेट कर रहे होते हैं। तो उनके अपने एक्सिस पर रोटेट या जिसे स्पिन भी कहा जाता है वो करने की वजह से उनमें एक एंगुलर मोमेंटम होता है। एंगुलर मोमेंटम यदि आप 11th-12th के स्टूडेंट है तो आपको मालूम होगा, उसका एक फॉर्मूला होता है mvr, जहाँ पे m मास होता है उस ऑब्जेक्ट का, v होती है जिस वेलोसिटी से वो रोटेट कर रहा है और r होता है रेडियस, मींस सेंटर जो है या फिर सेंट्रल एक्सिस जो है जहाँ जिसके अबाउट वो रोटेट कर रहा है वहां से आउटर मोस्ट जो पोर्शन है उसके बीच की दूरी। सो ये फॉर्मूला होता है। ऑल ब्लैक होल्स स्पिन ऑफन फास्ट। अधिकतर ब्लैक होल्स जो होते हैं वो काफी तेजी से जो है रोटेट करते हैं अपने एक्सिस पर, और मैक्सिमम पॉसिबल रेट जो है या थ्योरेटिकली हम कहें जो मैक्सिमम पॉसिबल रेट है वो 1000 रिवॉल्यूशंस पर सेकंड है, मींस अपने एक्सिस पर एक सेकंड में 1000 बार वो रोटेट कर रहा है। आप सोचिए ये कितना ज्यादा फास्ट रोटेशन है। द मिल्की वे सेंट्रल ब्लैक होल सजिटेरियस ए स्टार। तो आप जानते होंगे कि हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है उसके सेंटर पर भी एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है जिसका नाम है सजिटेरियस ए स्टार। वो जो है रोटेट करता है, जो ये मैक्सिमम पॉसिबल रेट दैट इज
1000 रिवॉल्यूशंस पर सेकंड है उसका 90% स्पीड से वो रोटेट कर रहा है। 90% भी काफ़ी ज़्यादा है, ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि 900 रिवॉल्यूशंस पर सेकंड। स्पिन रेट कैन बी एस्टिमेटेड बाय, अब ये स्पिन जो होता है इसका रेट को एस्टिमेट कैसे किया जाता है, तो इसके रेट को एस्टिमेट किया जाता है एक्सरे इमिशंस के जरिए। मींस जैसे अभी हमने देखा था कि जब मैटर ब्लैक होल के टुवर्ड्स फॉल करता है तो वो उसके चारों तरफ हाईली एनर्जेटिक रेडिएशन का रूप ले लेता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में अगर हम देखें तो मेनली एक्सरे इमिशंस के रूप में वो इमिट होते हैं। टेम्परेचर ऑफ द गैस इन द एक्रीशन डिस्क जो उसके चारों तरफ है उसका टेम्परेचर कितना है, जनरली काफ़ी हाई टेम्परेचर्स होते हैं, लाखों डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर्स होते हैं। ग्रेविटेशनल वेव्स फ्रॉम मर्जिंग बाइनरी ब्लैक होल्स, अगर दो ब्लैक होल्स आपस में मर्ज हो रहे हैं तो उनके मर्जिंग से भी जो है प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि वो किस स्पीड से रोटेट कर रहे हैं। अब यदि जो हमारा पिछला इक्वेशन था उस इक्वेशन में यदि हम Q दैट इज चार्ज को 0 पुट कर देते हैं तो वही जो इक्वेशन है वो डिड्यूस होके इतना रह जाएगा। सो यही वो इक्वेशन था। अब इस इक्वेशन में यदि Q दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज को हम 0 पुट कर देते हैं, मींस हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि इस तरह के जो ब्लैक होल है इसमें मास है और साथ में उसमें एंगुलर मोमेंटम है, लेकिन तीसरी प्रॉपर्टी दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज जो है उसमें नहीं है। तो केवल हम कंसीडर कर रहे हैं कि इस तरह के ब्लैक होल में दो प्रॉपर्टीज हैं। सो Q को यदि हम 0 पुट करेंगे तो केवल इतना पार्ट बचेगा और इसे ही जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वो डिड्यूस होके ये इक्वेशन बन जाएगा। सो यहां से हम J दैट इज एंगुलर मोमेंटम को कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो मैक्सिमम जो है कितना हो सकता है, मींस उससे ज्यादा नहीं होगा, उससे कम ही होगा, क्योंकि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि लेस देन इक्वल टू का साइन है। सो J विल बी लेस देन इक्वल टू gm² अपॉन C, जहां पे ये सारे टर्म जो है उनका यूजुअल मीनिंग है। इसके अलावा जो स्पिन वाली प्रॉपर्टी है ब्लैक होल की वो 0 से 1 के बीच में उसका मैग्नीट्यूड होता है और ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। आपने इलेक्ट्रॉन के स्पिन को देखा होगा, +½ -½ इस तरह से होता है, जो कि 4 बेसिक फंडामेंटल क्वांटम नंबर्स होते हैं, उनमें चौथा ये क्वांटम नंबर होता है स्पिन क्वांटम नंबर, उसे +½ -½ इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक वही चीज़ यहाँ पे भी है, हालांकि यहाँ पे कैलकुलेट करने का तरीका अलग है और जो उसका मैग्नीट्यूड है वो भी हम देख सकते हैं कि हाफ में नहीं है, फ्रैक्शंस में नहीं है, बल्कि 0 और 1 के बीच में ये लाई करेगा। 0 के बराबर भी हो सकता है, मींस नॉन रोटेटिंग ब्लैक होल हो, और मैक्सिमम पॉसिबल उसकी वैल्यू जो है वो 1 हो सकती है और बाकी सभी केसेस में उसके बीच में हो सकती है। और वो वैल्यू जो है वो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी, एब्सोल्यूट नंबर होगा और उसका वैल्यू जो है वो इस फॉर्मूला से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज CJ/gm²। अब आते हैं ब्लैक होल के तीसरे और आखिरी फंडामेंटल प्रॉपर्टी पर, जो कि है इलेक्ट्रिक चार्ज। मोस्ट ब्लैक होल्स आर बिलीव टू हैव एन अप्रोक्सीमेटली न्यूट्रल चार्ज, मींस ऐसा माना जाता है कि मोस्ट ब्लैक होल्स जो हैं यूनिवर्स में उनमें लगभग न्यूट्रल चार्ज होता है, मींस वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। मींस मोस्ट ऑफ द ब्लैक होल्स जो यूनिवर्स में है उनमें केवल 2 प्रॉपर्टी होती है, दैट इज मास एंड एंगुलर मोमेंटम, स्पिन या रोटेशन। तीसरी प्रॉपर्टी जो है दैट इज चार्ज, ये काफी रेयरली ही ऑब्जर्व की जाती है, या फिर ऐसा हम कह सकते हैं कि अधिकतर जो ब्लैक होल्स हैं उनमें कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल होते हैं वो इलेक्ट्रिकली। For example, electric charge of Sagittarius A star is found to be at least 10 orders of magnitude below the theoretical maximum. So theoretically maximum जो वैल्यू होती है चार्ज की उससे 10 orders of magnitude कम, that is 10 to the power -10, इतना कम जो है चार्ज पाया गया है सेजिटेरियस ए स्टार पर, जो कि अगेन हमारे मिल्की वे गैलेक्सी का सेंट्रल सुपरमैसिव ब्लैक होल है। तो इसे हम ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ही मान सकते हैं इस चार्ज को। चार्ज Q फॉर अ नॉन स्पिनिंग ब्लैक होल इज गिवन बाय, अब यहाँ पे फिर से हम उसी सेम इक्वेशन जो हमने स्टार्टिंग में देखा था, जिसमें मास, एंगुलर मोमेंटम और इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच में हमें रिलेशन दिखा था इनइक्वालिटी का, उसी इक्वेशन में यदि हम जो स्पिन दैट इज J या फिर एंगुलर मोमेंटम जो J है उसकी वैल्यू यदि 0 पुट कर देते हैं तो वहां से Q दैट इज चार्ज की वैल्यू इतनी आती है। सो इस इक्वेशन में यदि इस J को हम 0 पुट कर देते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में केवल ये वाला पार्ट बचेगा, दैट इज Q, और राइट हैंड साइड में ये वाला पार्ट बचेगा। तो Q² है, इसलिए बाकी सारे टर्म्स को अगर इधर हम भेज देते हैं तो Q जो है वो स्क्वायर रूट में आ जाएगा और ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन कुछ इस तरह का बन जाएगा। अब चूंकि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इप्सिलॉन नॉट जो है इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 to the power -12 होता है। G दैट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 × 10 to the power -11, दैट इज इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड -11 होता है और स्क्वायर रूट करने के बाद जो है
वो आधा होके बाहर आएगा, और उसको जब हम मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक वैल्यू जो होगी ये काफ़ी छोटी वैल्यू होगी। इसी वजह से थ्योरेटिकली हम बोले यहाँ से इस फॉर्मूला के ज़रिए, तो जो चार्ज होता है किसी भी ब्लैक होल का वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। इसीलिए अधिकतर जो यूनिवर्स में ब्लैक होल्स एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं उनका जो है कोई चार्ज नहीं होता है, ऐसा माना जाता है, वो न्यूट्रल होते हैं इलेक्ट्रिकली। तो दोस्तों इस सीरीज की आज की ये पहली वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके क्लासिफिकेशन को, साथ ही हम ब्लैक होल्स के स्ट्रक्चर को, दैट इज उसकी इंटरनल और एक्सटर्नल ज्योमेट्री को भी अगले दैट इज सेकंड वीडियो में इस सीरीज की डिस्कस करेंगे। सो यदि आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे ज़रूर बताएं। इसके अलावा यदि आप और कोई ऐसे फिजिक्स के टॉपिक से संबंधित सेपरेट वीडियो चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं तो भी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा इसी प्रकार की और वीडियोस देखने के लिए, इसी प्रकार की और जानकारियां हासिल करते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, और उन्हें भी जो है इस टॉपिक के प्रति अवेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इस सीरीज के सेकंड वीडियो के कंटिन्यूएशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।